हेलो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका जो की पॉइंट होता है वो हमारा पीवाईपी होता है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों का पहला 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। और यहाँ पर हम लोग गणित का पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी मैथ्स के जो 91 से 120 तक के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/4 है तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। यानी कि जो हमको वैल्यू दे रखी है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो अगर हम पहले इन दो का यूज करें तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं a/b बराबर 3/4। अब अगर इन दो का यूज करें तो ये b/c बराबर 4/7, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। b को हम लोग पहले इधर ले गए और 3 को इधर ले गए। इसी तरीके से इन दोनों में भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे b की वैल्यू यहां भी 4 है, b की यहां भी 4 है, यानी अब हमको बराबर नहीं करना है तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख सकते हैं a की 3, b की 4, c की 7। अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ और होती, यहाँ पर कुछ और होती तो हम लोगों को b की वैल्यू बराबर करना होता। क्योंकि यहाँ पहले से ही बराबर है इसलिए हम लोगों को कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं करना है। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 7। तो 4 3 7 और 7 हो गया 14, 14/7 यानी 7 दूनी 14। हम लोगों का आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। a/3 b/4 और c/7 का हम लोगों ने यूज किया और a की वैल्यू 3, b की 4 और c की 7 निकाल ली। जब भी इस तरीके से हम लोगों को रेशियो में आंसर चाहिए होगा या बटे करके लिखा होगा तो हम लोग डायरेक्ट जो वैल्यू है सामने सामने ले लेंगे। जैसे a की 3 ले ली, b की 4 ले ली, c की 7 ले ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमको दिया है 5 जनवरी 1991 और 5 जनवरी 1991 को था सैटरडे। अब 3 मार्च का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक आएंगे। क्योंकि एक साल अगर हम लोग देखेंगे, एक साल का डिफरेंस, और अगर लीप ईयर नहीं है तो वहां पर हम लोगों का एक दिन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ 5 जनवरी 1991 था, 1992 में आना है तो 1991 लीप ईयर नहीं था इसलिए हमारा सैटरडे से संडे हो गया। अगर लीप ईयर बीच में पड़ जाएगा, उन दोनों के बीच में कोई भी लीप ईयर पड़ेगा तो हम लोग 2 दिन ऐड करेंगे। क्योंकि एक भी लीप ईयर नहीं पड़ रहा इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक दिन ऐड कर दिया। अब 5 जनवरी 1992 को हमें संडे पता चल गया। अब 3 मार्च का हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 जनवरी से 31 जनवरी तक की देखेंगे, यानी जनवरी महीने में कितने दिन पड़ेंगे। तो 5 जनवरी से 31 जनवरी तक देखेंगे तो 26 हो जाएंगे। फिर फरवरी में देखेंगे, क्योंकि अब 1992 की फरवरी आएगी तो 1992 हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 4 से 1992 को डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर है। तो यहाँ पर 1992 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी फरवरी में हमारे 29 दिन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मार्च, 3 मार्च तक पूछ रहा है तो 3 मार्च फरवरी में 3 दिन होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 6 15 3 18, 1 2 2 4 1 5, यानी टोटल हमारे पास 58 डेज एक्स्ट्रा पड़ रहा है। 5 जनवरी से 3 मार्च तक जाने के लिए 58 दिन चाहिए। अब ये 58 दिन है तो 58 को हम लोग भाग करते हैं 7 से, 7 8 56, तो 8 में से 6 गया 2। अब ये जो शेषफल आता है हमारा, यानी यहाँ पर 2 शेषफल आया है तो 2 दिन हम लोग ऐड कर देंगे। यानी पहले संडे था हमारा, अब संडे में 2 दिन ऐड करेंगे, मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, यानी ऑप्शन नंबर 2 मंगलवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 जनवरी 1991 दिया था, अब 5 जनवरी 1992 तक आए। क्योंकि एक भी लीप ईयर नहीं पड़ा, क्योंकि 1991 में लीप ईयर होता नहीं है और 1992 में लीप ईयर है, लेकिन हम लोग केवल जनवरी तक आए हैं इसलिए हमारा लीप ईयर नहीं है। तो एक दिन हम लोगों ने जोड़ दिया, सैटरडे से संडे हो गया। अब जनवरी में हमारे 26 दिन अभी बाकी हैं और 1992 का जो ईयर है वो लीप ईयर होगा, यानी 29 दिन इसमें हो जाएंगे। अब मार्च में 3 दिन, यानी 58 दिन हम लोगों के पास अभी शेष है। अब इन 58 दिन में क्या करना है, 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते इसलिए हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया। 7 8 56, 2 हमारा रिमाइंडर यानी शेष फल आ गया। और जो शेष फल आएगा उसको हम लोग यहाँ पर 2 दिन ऐड कर देंगे, तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यह 93। हल कीजिए, इसको हल करना है।
तो सीटेट के जब हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर हमको दिया है a की घात माइनस m तो ये हो जाता है 1/a की घात m, यानी जब भी घात हमारी माइनस में होगी तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, जैसे a था तो 1/a हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1/3 की घात -3 माइनस 1/4 की घात -2 और भाग है 1/4 की घात -3। अब क्या 1/3 की घात -3 था, अब यहाँ पर हमारी माइनस है यानी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा, 3 की घात 3 यानी जब उल्टा कर देंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ 1/4 था तो ये 4 हो गया, 4 की घात 2। अब भाग, अब 1/4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा और घात पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की घात 3 27, 4 की घात 2 16, भाग 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 की घात 3 का मतलब 64। अब 27 में से 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11/64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल एक रूल आपको याद रखना है, a की घात -m है तो 1/a की घात m हो जाता है, यानी जब भी घात माइनस है तो आधार हमारा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 1/3 की घात -3 था, यहाँ पर घात माइनस थी तो हम लोगों ने प्लस बनाई, इसको उल्टा कर दिया, 1/3 का उल्टा 3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस में थी, इसको बदल दिया तो 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया। तो ये 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, यानी 11/64 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। ए त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजा है। तो त्रिभुज के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए इस तरीके से त्रिभुज बनता है, ये ए मान लें, बी मान लें और ये सी मान लें, तो त्रिभुज तभी संभव होगा जब ये दूरी यानी मतलब कहने का मतलब है कि त्रिभुज की कोई भी दो दूरी का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। जैसे अगर ये 3 है, ये 4 है, तो 4 और 3 7 हो गया, तो ये भुजा हमारी जो है 7 से छोटी होनी चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग लें तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 और 6 बराबर आ गए, यानी इससे त्रिभुज हमारा नहीं बन सकता, इससे ज्यादा आना चाहिए था। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये 5.9 और 4.6 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो गया, यानी 6.3 से बड़ा हो गया। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो गया, तो 4 से बड़ा हो गया। अगर हम लोग इसको और इसको भी जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, जो इससे बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा भी हम लोग देख लेते हैं, 6.5 सेंटीमीटर है, अब ये 105 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 10 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5, और 3.9 मिलीमीटर है, यहाँ पर भी 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। अब एक हमारी भुजा हो गई 6.5 सेंटीमीटर, एक हो गई 10, एक 3.9। अब अगर हम लोग देखेंगे तो 6.5 और 3.9 को जोड़ते हैं तो 9 5 14, 6 3 9 1 10, तो 10.4 हुआ, और ये है हमारा 10.5, यानी छोटा आ रहा है, यानी इससे भी त्रिभुज हमारा नहीं बन सकता। इसको देखते हैं तो 5.3 और 3.5 को जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 हो गया, 5 3 8, 8.8 हो गया, जबकि तीसरी है 9.2, 9.2 से ज्यादा चाहिए था, कम आया है, यानी इससे भी त्रिभुज हमारा नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी a प्लस बी जो है हमेशा बड़ा होगा c से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 95। अब ये √3 लिखा है, √3 का मतलब होता है 3 की घात 1/2। फिर है 4 का क्यूब रूट, तो इसका मतलब हो गया 4 की घात 1/3। इसी तरीके से इसका मतलब हो गया 5 की घात 1/4। अब इसको हम लोग जब इस टाइप से लिखेंगे तब हम लोग इन घातों का निकालेंगे एलसीएम। तो जो हर है इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 और 4, 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वरना कैलकुलेट करके जैसे एलसीएम निकाला जाता है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 12 एलसीएम आएगा। अब जो घाते हैं, जैसे 3 की घात 1/2 है तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे, सेम यहाँ 4 की घात 1/3 है तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 5 की घात 1/4 है, इसमें भी 12 से गुणा कर देंगे। अब 2 से काटेंगे 2 छंग 12, यानी ये हो गया 3 की घात 6। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, यानी ये हो गया 4 की घात 4। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, यानी ये हो गया 5 की घात 3। अब 3 की घात 6, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, यानी इसका मतलब है 729। 4 की घात 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, और 5 की घात 125। अब आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 125 कौन सा था हमारा?
5 की घात 1/4 यानी 4 5। अब 256 कौन सा था? 256 का मतलब 4 की घात 1/3 यानी क्यूब रूट 4। फिर 729 था हमारा रूट 3। तो हमारा जो क्रम हो जाएगा पहले 5 फिर 4 फिर 3। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 4 3 ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको बटे में लिख लेंगे। बटे में लिखने के बाद जो हमारे हर होंगे उनको हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा एलसीएम 12 था, हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में। जो हमारी घात थी वो हमारी एक पूर्णांक में आ रही, जैसे 3 की घात 6 हो गया, 4 की घात 4 हो गया और 5 की घात 3 हो गया। सभी को सॉल्व किया। अब आरोही क्रम में लिखना था तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम में लिखते तो हमारा ये क्रम सही था, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो अवरोही क्रम में रखा होगा कोई क्रम और उसमें से दोनों छोर से अगर प्रेक्षण हटाए जाएंगे तो हमेशा हमारा जो माध्यिका और बहुलक हमारे प्रभावित होंगे, यानी माध्य और बहुलक ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर संख्या है, जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 9 8 7 6, फिर हम लोग मान लेते 6 7 7 1, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने अवरोही क्रम में पहले से लिख रखा है। अवरोही क्रम में क्या रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और संख्या लिख लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 7। तो यहां से अब हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि कौन कौन से मापक प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले हम लोग माध्य को समझते हैं। माध्य होता है बीच का पद। जैसे यहां पर 3 इधर से हटाएंगे, 3 इधर से, फिर 1 इधर से, एक इधर से, बीच का कौन सा पद आ गया मेरा 6 आ गया। तो माध्य हमारा माध्यिका जो हो गई वो हमारी 6 हो गई। अब सॉरी ये माध्यिका हो गई, माध्यक कह सकते हैं इसको, माध्यिका। माध्य हम लोग समझते हैं, माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 6 36, 36 7 43, 43 7 50, 1 51, 51 और 7 58। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 58 बटे 9 हमारा माध्य हो गया। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो 9 5 45, 9 6 54, यानी 6 दशमलव कुछ कुछ आएगा। और बहुलक अगर हम लोग देखें तो बहुलक होता है सबसे ज्यादा बार रिपीट, तो सबसे ज्यादा बार हमारा आ रहा है 7। अब कह रहा है कि अवरोही क्रम में रख के दोनों तरफ से कुछ प्रेक्षण हटा दिए जाते हैं। मान लो अगर हम लोग 3 प्रेक्षण इधर से हटा दें, 3 प्रेक्षण हम लोग इधर से हटा दें। अब अगर हम लोग देखेंगे तो माध्यक यानी बीच का पद, बीच का तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक इधर से एक इधर से, तो बीच में तो 6 है, तो माध्यक तो हमारा सेम रहा। माध्य हम लोग देखते हैं। अब माध्य हमारा हो गया 3 पद, यानी 6 6 12 और 7 19। 19 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कुछ ना कुछ हम लोगों का डिफरेंस जरूर आएगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो पदों का योग है वो भी चेंज हो गया और पदों की संख्या भी चेंज हो गई, इसलिए हमारा माध्य चेंज हो गया। अब बहुलक देखेंगे तो बहुलक भी हमारा चेंज हो गया। पहले हमारा बहुलक 7 आ रहा था, अब हमारा बहुलक 6 आ रहा है। यानी अगर अवरोही क्रम में रखने के बाद अगर हम लोग दोनों छोर से हटाएंगे तो माध्य और बहुलक जो है प्रभावित होंगे। माध्यिका हमेशा सेम रहेगी क्योंकि दोनों ओर से बराबर बराबर हटा रहे हैं, इसलिए बीच का पद में हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट है 97। 5 सेंटीमीटर वाले एक घन के सभी फलक पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाला कह रहा है, तो 5 सेंटीमीटर वाला घन जो हो गया, घन की भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर। अब इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटा जाता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। या भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घन की जो भुजा होती है वो क्यूब रूट ए होती है। तो यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है। तो अब हम लोग ने n निकाल सकते हैं कितने घन बन रहे हैं। तो टोटल हमारा 5 था, बड़ा वाला ऊपर रखते हैं और छोटा वाला नीचे रखते हैं, यानी घनों की संख्या आ गई हमारी 5। सबसे पहला काम है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा रन वाला, सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया, अगर ये चीज क्यूब में दी होती तो हम लोग इसका क्यूब रूट निकालते, और यहाँ पर क्यूब में दिया है तो हम लोगों ने इसका क्यूब रूट निकाला और n निकाल लिया। अगर दोनों क्यूब में दिए होते तो हम लोगों को ये चीज करनी नहीं पड़ती। मान लो यहाँ पर 125 दिया होता और यहाँ पर 1 दिया होता तो डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देते, दोनों अगर क्यूब में दिए होते। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में भुजा दी है, 1 आयतन दिया है, इसलिए हम लोगों ने दोनों को भुजा में कन्वर्ट किया और n निकाल लिया, 5 आया। अब कह रहा है कि एक ही फलक पर रंग होगा। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग समझ लीजिए। केवल 1 फलक पर बनता है, 2 फलक पर रंग बनता है, 3 पर बनता है
और कोई भी फलक पर रंग नहीं। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनते हैं। तो जब एक फलक पर बनता है तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है 6n-2 का होल स्क्वायर। जब 2 फलक पर बनता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 12n-2। और जब 3 फलक पर बनता है तो हमारा आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा 8। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, 3 फलक का अगर पूछा जाएगा तो सीधा आंसर हो जाएगा 8। और कोई भी फलक पर नहीं बनेगा तो n-2 का होल क्यूब। अब यहां पर हमसे पूछा एक फलक पर, तो n हमने 5 निकाला है, तो एक फलक वाला ये फॉर्मूला लग जाएगा 6 5-2 का होल क्यूब। 5 में से 2 गया 3, 3 का क्यूब इंटू 6, 3 का क्यूब हो गया 9 गुणे 6, तो 9 6 54, यानी 54 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2 फलक का पूछा था तो यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, 3 12 दिया 36 हो जाता हमारा आंसर। तो हमेशा याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन से ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक फलक पर 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 फलक पर 12n-2, 3 फलक पर हमेशा 8 आएगा, कोई भी फलक नहीं तो n-2 का होल क्यूब। सबसे पहले हमको n निकालना होगा। n निकालने के लिए बड़े वालों को छोटे वाले से भाग कर देंगे। बस याद रखना उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, तो हमने सबसे पहले उनकी यूनिट को चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल। तो कोई भी भुज कहा जाए, कोई भी बहुभुज कहा जाए तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है n-2 इंटू 180। तो n-2 इंटू 180 फॉर्मूला लगाएंगे। पंचभुज का रहा है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, यानी n हमारा 5 हो गया, 5 - 2 इंटू 180। 5 में से 2 गया 3 गुणे 180, 18 तिया 54, यानी 540 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लगाना है, इस फॉर्मूले को लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए षटभुज आ जाएगा तो 6 - 2 इंटू 180, 6 में से 2 गया 4 गुणे 180, 18 चौक 72, यानी 720 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। केवल इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और जो भी बहुभुज का पूछेगा उसका हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या होगी? तो मान लीजिए इस तरीके से हमारा एक खंबा था। अब खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है, तो 4/7 भाग कीचड़ में ऊपर का भाग हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल भाग 1 होता है हमारा। अब उसमें से 4/7 भाग कीचड़ में है, ऐसे हम लेंगे तो 7 - 4/7, यानी 3/7 भाग हमारा ऊपर है। तो 3/7 भाग ऊपर है, 4/7 भाग हमारा नीचे है। अब कह रहा है धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। धसा हुआ भाग है हमारा 4/7, इसका हम लोगों ने बाहर खींचा 1/3, तो ये हो गया हमारा 4/21, यानी 4/7 में से हम लोगों ने 4/21 भाग हम लोगों ने बाहर खींच लिया। टोटल हमारा धसा था 4/7 पहले, उसमें से हम लोगों ने बाहर खींच लिया 4/21। तो अब हमारा कितना भाग धसा है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। 21 ले लिया एलसीएम, 7 से 21 को करेंगे 7 तिया 21, 4 तिया 12, 12 में से सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 12 - 4/21, यानी 8/21। अब हमारा जो धसा हुआ भाग है वो 8/21 भाग है। अब 8/21 भाग की हम लोगों की वैल्यू दे रखी, क्योंकि कह रहा है 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। अब भाग कितना अभी भी कीचड़ में है? 8/21, यानी 8/21 बराबर 8 हो गया। 8 से 8 कट गया, यानी 1 बराबर 21। टोटल भाग हमारा 1 होता है और 1 की वैल्यू आ गई 21, यानी हम लोगों का आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर 1। 21 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 4/7 भाग धसा था, तो इससे फिलहाल हम लोगों को मतलब ही नहीं था कितना बाहर है, तो फिर ये भी हम लोगों ने निकाल लिया कि टोटल हमारा 1 होता है, 1 में से 4/7 माइनस किया, 3/7 हमारा आ गया। अब 4/7 का 1/3 हम लोगों ने बाहर खींचा, यानी 4/21 भाग हम लोगों ने बाहर खींच लिया। टोटल अंदर धसा हुआ था 4/7, 4/21 भाग बाहर खींचा, यानी अब हमारा कितना बचा? तो दोनों को माइनस किया तो 8/21 आया। 8/21 भाग अभी भी कीचड़ में है और इसकी वैल्यू हम लोगों को दी है 8 मीटर, यानी 8/21 के बराबर कर दिया 8, तो 1 की वैल्यू आ गई 21, यानी 21 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सो ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो कह रहा है ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, 1/12 कर लेंगे। और फिर बी प्लस सी उसी काम करते हैं 1/15 हो जाएगा। और सी प्लस ए करते हैं 1/20। बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसी मेथड से लगाएंगे, कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेम मेथड हर क्वेश्चन में लगेगा। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है तो 1/12 कर दिया, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा है 1/15, सी प्लस ए 20 दिन में कर रहा है 1/20। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ए और ए मिलकर 2a हो गया, इसी तरीके से बी भी मिलकर 2b हो गया और सी मिलकर 2c हो गया। इधर हो गया 1/12 प्लस 1/15
प्लस 1/20। अब दे हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब 12 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60, तो 5 4 9 9 3 12, यानी ये हो गया 12/60। 12 से काटेंगे 12 पंचे 60, यानी ये हो गया 1/5, यानी 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 1/5, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 था तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 1/10। अब क्या पूछा a अकेले, यानी a प्लस बी प्लस सी में से अगर b प्लस सी घटा देंगे तो हमें a का मान पता चल जाएगा। तो b प्लस सी की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 1/10, b प्लस सी की आई है 1/15, दोनों को माइनस कर देंगे। एलसीएम हम लोग निकालेंगे 10 और 15 का 30 हो जाएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 1/30, यानी ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 1/12, बी प्लस सी की 1/15, सी प्लस ए की 1/20, तीनों को जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1/10 पता चल गई। अब ए का पूछता था तो बी प्लस सी माइनस कर दिया, बी का पूछता ए प्लस सी माइनस कर देते, सी का पूछता तो ए प्लस बी माइनस कर देते। हमारा आंसर आ गया 30। नेक्स्ट है 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 14/33, 42/55 और 21/22। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप लोगों को महत्तम भिन्न में पूछा जाएगा तो अगर महत्तम पूछ रहा है तो ऊपर अंश का मासा निकालेंगे, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, यानी जो भी चीज पूछ रहा है तो अंश में वही चीज हम लोगों को निकाल लेना है। जैसे 14 42 और 21, इसका मासा निकालेंगे तो 14 42 21 का हम लोग देख लेते हैं। तो 14 पे व्यंजनखंड करेंगे 2 × 7, 42 के करेंगे तो 2, फिर 2 तिया 6, 7 42। इसी तरीके से 21 का करेंगे तो 3 × 7। अब तीनों में कॉमन क्या है, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, यानी HCF मासा हमारा गया 7। अब 33 55 और 22 का लासा निकाल लेंगे, 33 55 22, तो ये 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 और 11 की गुणा 330, यानी 7/330 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब भी हमने से जैसे महत्तम पूछा ऊपर वाले का मासा यानी HCF और नीचे वाले का LCM, अगर हम लोगों से LCM पूछता है इसी का तो ऊपर LCM हो जाता है, नीचे HCF हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए 7/330। नेक्स्ट है 102, 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7 को हम लोग तोड़ देंगे 5 और 2 में। अब देखेंगे 5 और 2 की गुणा 10 आएगी और 5 और 2 का योगफल 7 आएगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से तोड़ देना है। अब 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, प्लस 2 और √5 इंटू √2 की गुणा करेंगे तो 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये 2 × a × b है, तो ये हम लोगों का फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो a हमारा था √5, अब b हमारा था √2, तो √5 और √2 का होल स्क्वायर बन गया। अब हमसे इसका वर्गमूल पूछ रहा है, वर्गमूल निकालने के स्क्वायर हट जाएगा, यानी √5 + √2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। 10 था, 10 का गुणनखंड चाहे आप कर ले 5 दूनी 10 और 5 और 2 का योगफल 7 है, यानी ऐसे ही डायरेक्ट लगा सकते हैं 5 √5 + √2। शॉर्ट ट्रिक यही है, √5 + √2 हमारा आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे गुणनखंड करने पे आए, यहाँ पे माइनस चिन्ह था तो यहाँ पे माइनस हो जाता। नेक्स्ट, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो मान लीजिए ये वर्ग है और ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा हमारी उभयनिष्ठ हो गई। ये समबाहु त्रिभुज है यानी ये तीनों भुजा बराबर, ये वर्ग है यानी ये सब भुजा बराबर। अब इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, बाहर बाहर का योग निकालते हैं। परिमाप बाहरी भुजाएं जो होती है उन सबका योगफल, यानी इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो भुजा दो रखिए 4/3, यानी ये 4/3 हो गई, ये 4/3 हो गई, ये 4/3, ये 4/3 और ये 4/3, सबको जोड़ देंगे हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी एक भुजा है 4/3 और टोटल भुजा है हमारी 5, गुणा कर देंगे तो 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उसमें चेंज करना हम लोगों को मिश्र भिन्न में, तो 3 से हम लोग 20 को भाग कर देंगे तो 3 × 6 = 18 बचा 2, यानी 6 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। परिमाप क्या होता है, बाहरी जो बाउंड्री है उसका योगफल। तो हमारी 5 यहाँ पर भुजाएं थी, एक भुजा 4/3 की थी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था,
ये वर्ग था और एक भुजा जो कॉमन थी उसकी वैल्यू दी रखी थी। अगर ये हमारी 4/3 है तो ये भी 4/3, ये भी 4/3, सारी भुजा हमारी 4/3 हो जाएंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। तो 99 से विभाजित होने के लिए हमारा नियम कहता है कि 99 का अगर हम गुणन खंड करेंगे तो 9 × 11, भुजा हमारी 9 से विभाजित होनी चाहिए और 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाली हम देखते हैं, 9 से विभाजित होने का भी नियम है कि उन सबका टोटल 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 9 से विभाजित है यानी संख्या 9 से विभाजित है। 3 5 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 और 0 21, 21 और 6 27, यानी ये नहीं हमारी संख्या जो है 9 से डिवाइड है। फिर 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 और 2 25, यानी 25 9 से डिवाइड नहीं होता तो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। जब 9 से नहीं होगी तो फिर 99 से भी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 2 27, यानी अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचे जो 9 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें देखना है 11 से डिवाइड होने के लिए। तो 11 से डिवाइड होने के लिए विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए। 11 से विभाज्यता का नियम है कि विषम अंक पे जो है उनका टोटल और सम अंक पे जो है उनका टोटल का जो अंतर है या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले विषम अंक 1 और 3 5, 1 और 3 4, 4 और 5 9 हो गया। सम अंक वाला 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 में से 9 गया तो 0, यानी ये संख्या 11 से डिवाइड है। संख्या 9 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, यानी 99 से भी डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन एक ये एग्जाम्पल के लिए ले ले, 3 और 7 10, 10 और 2 12, अब 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 और 12 का अंतर हो गया 3, 3 जो है 11 से डिवाइड नहीं है, यानी संख्या भी हमारी 99 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से आपको इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन में 0 मिल गया, यानी पहले ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी हमारे साइन रहेंगे वो सारी अपरिमेय संख्या रहेंगी। नेक्स्ट है 10 की घात 3x, 10 की घात 3x बराबर 125। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 की घात 3x है और यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे एक रूल होता है a की घात m की घात n, a की घात mn। तो अब हम लोग इसको उल्टा लगा देंगे, ये mn के रूप में लिखा है तो m की घात n में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात x की घात 3। और इधर हम लोग अगर 125 को गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 3। अब एक रूल होता है a की घात m बराबर a की घात n है, तो हमारी ये घातें बराबर होती हैं। और दूसरा अगर है a की घात m बराबर b की घात m, तो ये हमारे आधार बराबर होते हैं। यहाँ पर हमारी घातें बराबर हैं तो ये हमारे आधार बराबर हो जाएंगे। 10 की घात x बराबर हो जाएगा 5। अब 10 की घात x की वैल्यू इनको 5 पता चल गया, इनको निकालनी है वैल्यू 10 की घात माइनस 2x की। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 की घात x की घात माइनस 2। इसको भी हम लोगों ने सेम इस फॉर्म में लिखा। अब 10 की घात x की वैल्यू हमको पता थी 5, तो 5 हो गया। 5 की घात माइनस 2, 5 की घात माइनस 2 का मतलब हो गया 1/25, क्योंकि a की घात माइनस m का मतलब होता है 1/a की घात m, तो 1/5 की घात 2 का मतलब हो गया 1/25। सबसे पहले 10 की घात 3x था, इसको हम लोगों ने तोड़ लिया, 10 की घात x की घात 3 हो गया। 125 को 5 की घात 3 लिख लिया, 10 की घात x की वैल्यू 5 हो गई। तो जब 10 की घात x की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग 10 की घात माइनस 2x को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया, 10 की घात x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 16/75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167, शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है किसी संख्या को भाग देने पर पूछा है भाजक, तो भाजक हम लोग मान लेते हैं x। भागफल हम लोगों को दिया है 167, शेषफल हम लोगों को दिया है 43 और ये हम लोगों को भाज्य दिया है 16075। अब 16075 है, अब ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 16075 माइनस 43 बराबर 167x। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16032 इजकल टू ये हो जाएगा 167x।
तो x बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 160 32 बटे 167, भाग देंगे तो ये भाग करने पे आएगा 96, और इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा आंसर 96, ऑप्शन नंबर 3। केवल इस फार्मूले का यूज करना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 108, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। तो 50 से छोटे जो धन पूर्णांक है अभाज्य, उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 आएगा, 3 5। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो या तो 1 से कटे या स्वयं से, तो वही संख्या हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, 29 के बाद 31, 37, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। इसके बाद जो आएंगी वो सारी 50 से बड़ी होंगी। 50 से छोटे निकालनी थी, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो उन सारी संख्याओं को हम लोगों ने लिखा और हमारा आंसर आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो बड़ी संख्या का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 86, और छोटी संख्या के 5 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना 8 पंचे 40। अब इनका अंतर आ गया 6 8 से 46, जबकि हमसे कह रहा है कितना 3 ज्यादा है, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। फिर हम इसको देखते हैं 17, 17 का 2 गुना 34, 1 का 5 गुना 5, 34 में से 5 गया तो 29 आ गया, यानी ये वाला भी नहीं होगा। अब करा यहाँ पर 14 5 ले लेते हैं, 14 दूनी 28, और 5 क्या 5 गुना 55 25, यानी 28 में से 5 गया 3, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। तीसरा लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, 11 दूनी 22, और 9 का 5 गुना 45, तो 45 में से 22 माइनस करेंगे तो भी 3 नहीं आएगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब ये तीसरा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 हमारा गलत हो गए, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। दूसरा भी हम देखते थे, बड़ी संख्या की 4 गुना, तो बड़ी संख्या का 4 गुना 14 चौकू 56, छोटी संख्या के 3 गुना, छोटी संख्या है ना ये 5, 5 का 3 गुना 15, इनका योगफल 71 है, 6 5 11 5 1 6 7, यानी दोनों हमारे जो कंडीशन है फॉलो कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई याद कीजिए। कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया। अब इसका क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की हम लोग लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं L और B। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, हम लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई हमको दी है 16, तो 64 बराबर 16, चौड़ाई हमको निकालना है B लिख देते हैं, 16 से काटेंगे 16 चौको 64, B की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, 64 आ गया, आयत के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 111, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब अगर हम ये विक्रय मूल्य मान लें x है, तो कह रहा है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी 3/2x हो गया। अब हाँ यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी कि हमारा हानि हो गया, क्योंकि खरीदा हमें ज्यादा में बेचा कम में, यानी हानि हो गई। कितना हानि हो गई, तो 3/2x में से x घटा देंगे, 3/2x माइनस x, एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस 2x अपॉन 2, तो ये हो गया x/2। तो हानि उन्हें पता चल गया x/2। हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला हानि यानी लॉस बटे क्रय मूल्य यानी CP इंटू 100। तो हानि हमारी x/2, CP है हमारा 3/2x इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो x गुणे 2/2 गुणे 3x इंटू 100, तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% हमारी हानि हो गई, ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल हम लोगों ने यहाँ पे SP हम लोगों को हम लोगों ने मान लिया x है, CP हम लोगों ने निकाल लिया 3/2x हो गया। अब हानि सबसे पहले हम लोगों ने निकाली, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ज्यादा था, इसलिए जो हमारी क्रय मूल्य ज्यादा था, विक्रय मूल्य हमारा कम था, इसलिए यहाँ पर हानि हो गई। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हम लोगों ने माइनस कर दिया, हानि पता चल गई। जब हानि पता चल गई तो हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 का यूज किया,
हमारा आंसर आ गया 33 सही, 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग जो संख्या दी गई है उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 12 से 12 कैंसिल हो गया, एक उतारा ना जाने का 0, फिर 0 उतारा ना जाने का 0, फिर एक उतारा तो 12 अट्ठे 96, 101 में से 96 गया 5, 2 12 48, तो 52 में से 48 गया यानी 4, तो शेषफल हमारा हो गया 4, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें केवल 12 से डिवाइड कर देना था, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक के भी हम लोग सिर्फ इकाई के अंक की गुणा करेंगे, जैसे 8 संग 48, और 48 का इकाई का अंक हो गया 8। अब 8 और 9 की गुणा करेंगे तो 8 ने 72, तो 72 की इकाई का अंक हो गया 2, 2 और 2 की गुणा करेंगे 4, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो इकाई के अंक में केवल और केवल हम लोग इकाई के अंक की गुणा करते हैं, 8 संग 48, 48 में इकाई का अंक 8, 8 नंबर 72, 72 में इकाई का अंक 2, 2 और 2 की गुणा 4। नेक्स्ट 114, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा। तो माध्य हम लोगों को दिया है 4.5, तो माध्य बराबर अभी हम लोगों ने बात की पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग या 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2। अब पदों की संख्या नीचे हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। माध्य हम लोगों को दिया है 4.5, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। अब 5 7 12, 12 7 19, 19 8, 27 27, एक्स छोड़ देते 27 5 32, 32 4 36, 36 और 3 39, 40 और 2 42, यानी 42 + x बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 और 10 की गुणा होगी तो ये 45 हो जाएगा, 45 बराबर 42 + x। अब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 45 - 42, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई तो x की वैल्यू 3 रख देंगे। अब हम लोगों को उसका माध्यक यानी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, 1 के बाद हमारा अगला आ जाएगा 2, 2 के बाद हमारा आ जाएगा 3। अब 3 हमारा 2 बार है, फिर से 3, 3 के बाद हमारा 4, 4 के बाद 5 और फिर 5, तो 4 फिर 5 फिर 5। नेक्स्ट हमारा 7, 7 और 8, तो ये 7 फिर 7 और फिर हमारा हो जाएगा 8। तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी हो गई। अब 10 हमारी ये संख्या है। अब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है जब पदों की संख्या सम हो, यानी जब n सम होता है तो वो माध्यिका का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। तो यहाँ पर हो जाएगा n + 1/2वां पद। तो n/2 यानी 5वां पद, 10/2 का मतलब 5वां पद, प्लस यहाँ पर 10/2, यहाँ पर बीच में प्लस रहेगा, 10/2 यानी 5 प्लस 5 + 1 यानी 6वां पद। तो 5वां पद छठा पद और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5वां पद हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5, 5वां पद है हमारा 4 और छठा पद है हमारा 5, 4 और 5 9/2, 5 और 4 9 हो गया, 9/2 का मतलब हो गया 4.5। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सिंपली सबसे पहले माध्य हम लोगों को निकालना था। माध्य निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम लोगों ने इसको निकाला तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। फिर हम लोगों ने आरोही क्रम में हम लोगों ने इसको लिखा। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम लोगों ने माध्यिका का फॉर्मूला लगाया। जब पदों की संख्या सम होती है तो हम लोग इस फॉर्मूले यूज करते हैं 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, 5वां पद और छठा पद दोनों को जोड़ दिया। 5वां पद था 4, छठा पद 5, दोनों को जोड़ के भाग किया तो 4.5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा R.A. फिशर। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से आज दो आपकी डिफिनीशन या फिर इस टाइप के रिलेटेड रहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा R.A. फिशर। नेक्स्ट है 116, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु त्रिभुज DEF निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरीके से मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ABC, अब इसका मध्य बिंदु कह रहा तो इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब इससे बना त्रिभुज, तो इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। तो कौन सा कथन सही है। तो त्रिभुज ABC बना है तो इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं सोचना, केवल काउंट कर लेना 1 2 3 4। तो 4 त्रिभुज बने यानी टोटल का 1/4।
तो 1/4 यहाँ कहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में। त्रिभुज डी ई एफ है, यानी जो नाम है इसका, ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का ई और ए सी का एफ। त्रिभुज डी ई एफ की जो वैल्यू होगी पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगी, क्योंकि बराबर बराबर त्रिभुज बनेंगे तो 4 बन रहे थे, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है 117, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य, ज्यामिति माध्य जी, हरात्मक माध्य h है तो हमको आंसर देना है। तो जब भी इस तरीके से समांतर माध्य, ज्यामिति माध्य और हरात्मक माध्य की बात की जाएगी तो आपको सीरियल याद रखना है। सबसे पहले ए आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, यानी ए सबसे बड़ा, जी फिर एच, और या ये बराबर हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लो अगर हम लोग दो संख्या ले लेते हैं 2 और 8। अब 2 और 8 का हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं, तो जिसने समांतर माध्य पढ़ा होगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटे 2, या फिर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग समांतर माध्य को कुछ और मान लेते हैं, x मान लें, तो a प्लस बी बटे 2, a हो गया 2 और 8, 8 और 2 10 बटे 2, 10 बटे 2 का मतलब हो गया 5। अब समांतर माध्य आ गया हमारा 5। अब ज्योमेट्रिकल जो मोड है, यानी ज्यामिति माध्य को हम लोग निकाल लेते हैं। ज्यामिति माध्य होता है √ab, तो 8 और 2 16, तो 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4, ज्यामिति माध्य हमारा 4 आ गया। अब इसी तरीके से हरात्मक माध्य निकाल लेंगे। हरात्मक माध्य होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, तो 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन a प्लस बी यानी 8 और 2 10, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बटे 10 का मतलब हो गया 3.2। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा हमारा समांतर माध्य, उससे छोटा हमारा गुणात्मक माध्य और सबसे छोटा हमारा हरात्मक माध्य, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 118, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। यदि दो संख्याओं का अंतर हमें दिया है 5, उनका गुणनफल दिया है 36, अब उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, यानी 1/x माइनस 1/y। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू 5 दी थी, अगर हम लोग यहाँ कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बटे एक्स वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 हो गई, यानी -5, और x वाई की वैल्यू हम लोगों को पता है 36, यानी -5 बटे 36 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं है, आप लोग माइनस लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा x माइनस वाई की वैल्यू 5 दी थी, दो संख्याओं का अंतर दिया था, और x वाई 36 दिया था, दोनों का गुणनफल, तो व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा था। तो जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो y यहाँ हो गया, x यहाँ हो गया, माइनस कॉमन किया माइनस वाई हो गया, -5 बटे 36, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित विज्ञान प्रतिभावान कौन थे, तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है उसका सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई का जो संबंध दिया उससे हम लोग निकाल लेते हैं। लंबाई हमको दी है चौड़ाई की दोगुनी, तो चौड़ाई अगर हम लोग x मान लें तो लंबाई हमारी 2x हो गई। अब एरिया हमको दिया है, ये देखो यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर, एरिया हमको दिया 660 मीटर स्क्वायर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है 660। 2 लंबाई हो गई 2x, चौड़ाई हो गई x, इंटू h हमको दिया है 11 बराबर 660। 11 से इसको काट देंगे, ये 11 छक्का 66, 2 से काट देंगे 30, तो 2x और x 3x, 3x बराबर 30, तो x बराबर आ गया 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो लंबाई हमारी 10 दूनी 20 हो गई, चौड़ाई हमारी 10 हो गई। अब छत का क्षेत्रफल, तो छत तो हमारी इसी तरीके से रहेगी, यानी l इंटू बी आयताकार होगी, तो आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी, तो 20 गुणे 10, 20 और 10 की गुणा 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली बस ये समझना, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसकी वैल्यू हमको 660 दी थी, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी थी, लंबाई हमने x मान ली, चौड़ाई हमारी 2x हो गई, सारी वैल्यू को पुट किया, x की वैल्यू 10 आ गई। अब क्षेत्रफल पूछ रहा था छत का, तो छत आयताकार होती है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 200 मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये जो हम लोगों का क्वेश्चन पेपर था, इसके 30 जो मैथमेटिकल क्वेश्चन थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।